So how many rectangles are there in a chessboard? चेसबोर्ड पे हम बाद में आते हैं, चलो पहले छोटा सा एक बोर्ड बनाते हैं 3x3 का. हाँ, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर हियर? कितने रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पर? सर डिस्टिंक्ट रेक्टेंगल्स या फिर स्क्वायर को भी रेक्टेंगल्स गिने? स्क्वायर भी रेक्टेंगल है. और 36 चलो छोड़ो, ये बड़ा हो गया ना. करेक्ट. इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं 2x2 में? ये तो काउंट कर सकते हो. 9. पीएनसी में कहा था ना 2 तरीके हैं, काउंटिंग, प्लेन काउंटिंग. लेकिन जो एक्चुअल पीएनसी इट इज काउंटिंग विदाउट प्लेन काउंटिंग. वो फिंगर काउंटिंग नहीं करनी है. नाउ हमें ये सोचना होगा, ये क्वेश्चंस में बाद में कराऊंगा, उसने पूछ लिया तो बता रहा हूँ. ये क्वेश्चंस आएंगे भी, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है वो मैं कराऊंगा. तुम्हें काउंट करने हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. अब तुम देखो, तुम ये सोल्यूशन समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो. हाउ डू यू फॉर्म अ रेक्टेंगल? एक रेक्टेंगल फॉर्म कैसे होता है बताओ. एक रेक्टेंगल फॉर्म होने के लिए, वो भी चेस बोर्ड जैसे बोर्ड में एक रेक्टेंगल अगर फॉर्म होना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी ये है कि 2 वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी तो एक रेक्टेंगल बनेगा. अपने दिमाग में ये बेसिक बातें ना, उनको ध्यान रखना. बेसिक पे ही सब कुछ डिपेंडेंट होता है. हमें ये पता होना चाहिए कि वन रेक्टेंगल, व्हाट इज वन रेक्टेंगल? इट इज इक्विवेलेंट टू 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस. कैन एनीबडी नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम? और कोई है? प्रतीक्षा का आंसर सही है. कोई और सॉल्व करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? अब जब मैंने तुम्हें ये हिंट दे दिया है that one rectangle is nothing but a combination of 2 horizontal lines and 2 vertical lines. जो स्क्वायर दिया हुआ है 2x2 नहीं, का, नहीं, नहीं सर उसमें Square 3 का वर्टिकल है और 3 हॉरिजॉन्टल है, हाँ, तो 3x3. 3 वर्टिकल है, 3 हॉरिजॉन्टल है, तो 3 into 3. ये बहुत ही मतलब आंसर तुम्हारा मैच कर गया. अच्छा, इसमें कितनी वर्टिकल है? इसमें कितनी वर्टिकल लाइंस है? 4 है, तो 4 है. 4 into 4c2 करेंगे. थोड़ा मैथमेटिकल हो तुम तो, मतलब ऑब्जर्वर हो गए हो कि हाँ 3 into 3 9 खत्म हो गया आंसर. अरे 3 into 3 कैसे कर सकते हो? तुम क्या एक लाइन चूज कर रहे हो क्या? तुम एक लाइन चूज नहीं कर रहे हो. तुम्हें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए. तो आंसर कैसे आ रहा है बताए? 9 कैसे आ रहा है? यू आर एक्चुअली सेलेक्टिंग 2 वर्टिकल लाइंस, एनी 2 वर्टिकल लाइंस, any 2 horizontal lines. Every time you select 2 horizontal lines and 2 vertical lines, you are actually selecting a rectangle. So what is your answer? 3c2 into 3c2, which is 9. ये देखो, इस बोर्ड में कितनी वर्टिकल लाइंस है? 4. तो कोई भी 2 वर्टिकल लाइन चूज करो. 4c2 मल्टीप्लाइड बाय 4c2. तो मुझे दर्द इस बात का नहीं है कि किसी कोई मेथड स्ट्राइक नहीं कर रहा या नहीं अपने आप आया, या चलो ठीक है. लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि जब तुम्हें हिंट दिया गया उसके बाद तुम क्यों नहीं सोच पा रहे हो. जब तुम्हें बताया गया कि एक रेक्टेंगल का सिलेक्शन जो है, एक रेक्टेंगल, इट इज
equivalent to a selection of 2 horizontal lines and 2 vertical lines. तो ये हिंट अपने आप में क्वेश्चन का आंसर है यार. दुनिया का कोई भी बोर्ड हो 8 बाई, इनफैक्ट रेक्टेंगुलर बोर्ड होता, रेक्टेंगुलर बोर्ड हो जाए ऐसा कुछ. चलो कितने 5x2 है ना, ये 5x2 का बोर्ड है. कितने रेक्टेंगल्स होंगे उसमें? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. मेथड तो वही रहेगा ना. कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 3. कितने वर्टिकल लाइंस हैं? कितने वर्टिकल लाइंस हैं? 6. तो जो बेसिक है वो ये है कि एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है बाय 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस. तो चेस बोर्ड में जो 8x8 का बोर्ड है, in this 8x8 board, how many rectangles will be there, Anish? कितने rectangles होंगे बताओ? In an 8x8 chessboard. 9c2 into 9c2. सही बात है. 1296 है ना. बढ़िया. अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, है ना. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. मैं तुम्हें रेक्टेंगल्स काउंट करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें स्क्वायर काउंट करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्रायंगल काउंट करवा रहा हूँ. क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, और अभी हम उस पर आएंगे. तो वो उसने पूछ लिया, और क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेक्शन पर ही डिपेंडेंट है इसलिए डिस्कशन भी हो सकता है. एकदम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना था, सब कुछ विद इन द बॉक्स है. सिलेक्शंस कैसे करने हैं वो तुम्हें सोचना होगा और आंसर आ जाएगा. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो आज जो पॉइंट हमें कवर करना है वो है, शायद कॉलेज लेक्चर में हो चुका होगा, अरेंजमेंट ऑफ n, arrangement of n objects in a row containing p identical of one type, q identical of second type, and rest distinct. ठीक है, हम वापस अरेंजमेंट पे जा रहे हैं, लेकिन इस बार अरेंजमेंट में चेंज ये है कि इस बार सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं. और देखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 1 या 1 1 2 3, या चलो 1 1 2 ले लो. क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी, हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed. जहाँ पे 1 कीप द फ्रीक्वेंसी टू 2, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब 2 जो है एक ही बार आता है, 1 जो है वो 2 बार आता है. तो रेपिटेशन की जहां तक बात है, 1 एक बार रिपीट होगा, 2 रिपीट नहीं हो सकता. हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed using 1 1 2? So 3. Sir, 3. आंसर इज 3, और बहुत इजी है. 1 1 2 1 2 1 2 1. बट आज से कुछ दिन पहले जब हम 3 चीजों को, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे थे, तो आंसर आता था 3 फैक्टोरियल. क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 3 चॉइसेस, सेकंड प्लेस पर 2 चॉइसेस, थर्ड प्लेस पर 1 चॉइस. तो 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है. 3 फैक्टोरियल इज 6, बट आंसर तो एक्चुअल 3 है. क्यों? क्योंकि 1
1 रिपीट हो रहा है क्योंकि 1 आइडेंटिकल है, दोनों 1 आइडेंटिकल। आंसर 6 होता अगर ये दोनों 1 डिस्टिंक्ट होते, डिस्टिंक्ट हो जाए। और वो केवल दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक 1x है और दूसरा 1y है, और इसको अरेंज करके तुम देख लो कि वो 6 आंसर कैसे आ रहा है। 1x 1y2, 1y 1x2, फिर उसके बाद 1x 2 1y और 1y 2 1x, और उसके बाद 2 1x 1y 2 1y 1x. So if you look at these two or these two or these two, ये हो गए ना 6 हैं अरेंजमेंट्स, टोटल 3 फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट्स हैं। बट जो रियलिटी है वो ये है कि ये दोनों अरेंजमेंट्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये अलग नहीं है, दे विल गिव यू 1 1 2। ये दोनों जो अरेंजमेंट्स हैं नेक्स्ट टू, these two are identical, they will give you 1 to 1, and last में it will is 2 1 1। तो क्या हुआ, हर दो अरेंजमेंट्स आइडेंटिकल है, every 2 arrangements are identical. So what will be your answer? Your answer is 3 factorial divide by 2. Why I should divide by 2? Because every 2 arrangements are identical. Answer is 3. कोई बताएगा कि यहाँ पे 2 ही अरेंजमेंट्स आइडेंटिकल क्यों आए? Why? क्या हमेशा 2 ही आएंगे? नहीं सर, यहाँ पर नहीं सर। मतलब हमारे पास 2 ही ऑब्जेक्ट्स थे ना, तो अगर हम एक को कोई फिक्स कर identical देंगे तो object बाकी दोनों के पास 2। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2, अगर 1 1 2 का मैं पूछूं, in how many ways you can arrange? 12 In how many ways you can arrange? 4 आंसर 4 आएगा। बट अगर ये चारों डिस्टिंक्ट होते तो आंसर आता 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल से आंसर 4 क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया बिकॉज एवरी 1 अरेंजमेंट हियर कंटेन्स 4 अरेंजमेंट एक्चुअली। अगर ये 1 1 1 तीनों 1 अलग अलग होते तो यहां पर ऐसे 6 अरेंजमेंट्स होते, पता है? 6। क्यों 6? क्योंकि इन तीनों 1 को आपस में अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं। मैं फिर तुम्हें लिख के दिखाता हूं। 1x 1y 1z 2, 1x 1z 1y 2, 1y 1x 1z 2, 1y 1z 1x 2, then 1z 1x 1y 2 और 1z 1y 1x 2। तो ये जो सारे के सारे अरेंजमेंट्स हैं ये अलग है, as long as these 3 ones are different, 1x 1y 1z। बट जो रियलिटी है वो ये है कि लिखा है 112, नंबर तो वही है, सॉरी 1 1 2, तो नंबर तो वही है। इसका मतलब क्या है कि हर एक अरेंजमेंट ये 6 बार रिपीट होता है अगर ये तीनों 1 अलग होते हैं। एंड that completely makes sense because 6 plus 6 plus 6 4 times will give you 24, which is the value of 4 factorial. So what is the actual answer? 4 factorial divided by, what is 6? 6 is 3 factorial. Answer is 4. So why are we dividing by 3 factorial? हम 6 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? Because इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जिनको अरेंज करने के वेज, मैं इस पे इतना ज्यादा एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कुछ लोगों को जो लोग पढ़ चुके होंगे कि ये तो बहुत इजी थ्योरी है, इस पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी इसी थ्योरी से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे वर्ड आइडेंटिकल यूज नहीं होगा और तुम देखोगे कि सेम थ्योरी यूज हो रही है। तो इसका एक इसका जेनरिक सेंस समझना है, क्योंकि ये थ्योरी 11th NCERT स्टेट में आइडेंटिकल एलिमेंट्स तक लिमिटेड है, बट जेई में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं।
एडिशन प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है डिवीजन प्रिंसिपल। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। दिस कम्स अंडर डिवीजन प्रिंसिपल। एंड लुक एट द स्टेटमेंट, इट्स वेरी इजी। इफ each object is repeated 6 times, 6 times, 6 times, 6 times, then to find the total number of distinct objects you have to divide by 6। और क्या है, अगर हर एक चीज ये रहे 3 ट्रायंगल, 3 स्क्वायर, 3 सर्कल्स, और मैं पूछूं कि कितनी डिफरेंट शेप्स हैं, तो 9 शेप्स को 3 से डिवाइड तो करोगे, बिकॉज एवरी शेप इज रिपीटेड 3 times। A similar argument, a similar logic works here. Why are we dividing by 3 factorial? Because ये जो 3 factorial ways थे वो तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं अब। हम इन तीनों वन को आपस में अरेंज ही नहीं कर रहे हैं, इनका केवल एक अरेंजमेंट लिखा हुआ है। Instead of 6 we are using only 1, instead of 6 we are using only 1, and that is why answer is 4 factorial divided by 3 factorial। अब मेरे ख्याल से इस चीज को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मान लो 111, 22 और 3 है, और मैंने कहा कि उसको अरेंज करो, इन 6 डिजिट्स को अरेंज करो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर 6 फैक्टोरियल होता अगर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते। लेकिन अभी 6 फैक्टोरियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दीज 3 नाउ कैन नॉट बी अरेंज, these 3 cannot be arranged within themselves। 1 को 1 से अरेंज करोगे तो नंबर तो वही मिलने वाला है। तो जो अरेंजमेंट नहीं हो सकता उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इन दोनों 2 को भी आपस में अरेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरेंज करने से नंबर सेम ही आ जाएगा। सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 तो सेपरेट है, एंड दिस इज द नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है जो भी कह लो, उसका आंसर ये है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ था, if we get back to the statement, the arrangement of n objects in a row containing p identical of one type, q identical of second type, and rest distinct। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बताओ यार। p plus q plus r factorial by p factorial into q factorial। Okay, p plus q plus r, r क्या है? sir, रेस्ट डिस्टिंक्ट है, r sorry, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। एक सिंपल सी बात है, जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बताओ, इस आर्ग्यूमेंट में किसी को कोई तकलीफ हो तो उसको डिस्कस करें। sir, but why not आर्ग्यूमेंट में subtract? अगर किसी दिक्कत हो, ऑलराइट, मैं इस पे आ रहा हूँ। कहाँ बनाया था भाई? ट्रायंगल सर्कल कहाँ है ना? खैर, खैर, Sir, वो ये triangle जो मैंने वगैरह शेप्स आपने वाला बता दिया एग्जांपल दिया था, 3 ट्रायंगल, 3 सर्कल, 3 स्क्वायर, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स आर हियर? 3। टोटल 9 है। इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, व्हाट विल यू सब्ट्रैक्ट? 2, 2 and 2, बट इंस्टेड 3 से डिवाइड करना ज्यादा इजी नहीं है? तुम्हारा सब्ट्रैक्शन भी हाँ। गलत नहीं है। तुम्हारा जो सब्ट्रैक्शन है पता है वो क्या है? जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? 9 को 3 हाँ। + 6 दिखा, मतलब सब में से एक एक, तो बात वही होगी ना, तुम ये शो कर रहे हो कि हर एक चीज 3 बार रिपीट हुई। हाँ। तो सब्ट्रैक्शन नहीं, डिवीजन। डिवीजन इसलिए बिकॉज एवरी ग्रुप इज रिपीटेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ देखो, एवरी ग्रुप, एवरी अरेंजमेंट इज रिपीटेड 6 times, 6 times, 6 times, 6 times। तो 6 6 6 6 6
24 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल आंसर क्या होगा? डिस्टिंक्ट कितने होंगे? डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा ना, हाँ सबट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, और यहीं पर अब मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं इसका जेनरिक स्टेटमेंट जो बुक्स में नहीं मिलेगा, डिवीजन प्रिंसिपल। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, समझना, और नहीं समझ में आया तो डिस्कस करना। Number of ways to arrange n जो मैं डिस्टिंक्ट रखा हूँ, n distinct objects in a row if p particular objects can be arranged in m ways only. स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? Number of ways to arrange n distinct objects in a row if p particular objects can be arranged in m ways only. p particular objects can be arranged in, ये इस बात का मतलब समझ में आ रहा है? मैं अगर ऊपर वाले एग्जांपल रिपीट करूं, ध्यान रखना, मैं चाहता हूं कि तुम जो जेनरिक थ्योरी है पहले उसको अपनी स्पेशल थ्योरी से रिलेट कर लो। 1 1 1 2 कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 4 ऑब्जेक्ट्स, भले ही सारे डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के वेज कितने हैं? ओनली 1। इन तीनों को अगर तुम आपस में अरेंज करो तो इनको अरेंज करने का एक ही तरीका है ना, 1 1 1 तो आएगा। इन तीनों को आपस में अरेंज करने का तो एक ही तरीका है। तुम्हारा आंसर क्या आता है इसका? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब यहां से थोड़ा इंस्पिरेशन लेके बताओ मुझे स्टेटमेंट का आंसर क्या होना चाहिए। n distinct objects को अरेंज करना है, p particular objects can be arranged in m ways only। क्या आंसर आएगा? m into n factorial by p factorial फिर बोलो n फैक्टोरियल into m by p factorial। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन को बात क्या किया तुमने? सर अगर हम n पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स चूज कर तो मतलब अगर बस एक ही वे में चूज कर रहे हैं तो वो p फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और हमें अगर m बेस चाहिए तो हम उसे m बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। p फैक्टोरियल इज द नंबर टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सॉरी, तुमने जो कहा बिल्कुल सही है, बट चलो मैं उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ लोगों को। एक क्वेश्चन कंसिडर करो कि 1 2 3 4 विदाउट repetition, how many 4-digit numbers can be formed if 1 always comes before 2 anywhere? anywhere है ना, जो मैं कह रहा हूं ध्यान समझना कि इसका मतलब ये नहीं कि 1 इमीडिएटली 2 के पहले आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 चलेगा, 1 3 4 2 भी चलेगा। 1 कम्स बिफोर 2, 1 को 2 के पहले आना है। अब क्या नहीं चलेगा? 4 1 4
2 3 1 ये नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज 1 जो है वो 2 के बाद आया है, सो 1 हैज टू कम बिफोर 2। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 2 को फिक्स कर देंगे एंड देन उसके पहले सारे उसके पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, कौन कौन सी डिजिट्स, जैसे 3 फैक्टोरियल हो गया एंड देन 2 के देखो 2 को आंसर बाय कहाँ हुक कहाँ बाय रख। क्रोक निकाल लोगे तुम। आंसर बाय हुक बाय क्रोक केसेस बनाकर निकाल लोगे। स्मार्ट मेथड, सोचने का टाइम आ गया है। स्मार्टली थोड़ा सोचो कि यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाउ टू एंश्योर दैट 1 ऑलवेज कम्स बिफोर 2। 1 2 के बाद आए ही ना, ये एंश्योर कैसे किया जाए? फर्स्ट प्लेस पे रख देंगे 1 को। नहीं, वो तो फिर तुम केस बना रहे हो। फर्स्ट प्लेस पे 1 है, सेकंड प्लेस पे 1 है, थर्ड प्लेस पे 1 है, आंसर उससे सर आ ऐसे जाएगा। सर 1 2 को पेयर चार, बना दे तो। हाँ सर 4 केसेस ऐसे 1 2 का पेयर बना 1 2 को पेयर बना दोगे तो फिर वो केस हो गया ना जिसमें 1 और 2 इमीडिएट मतलब कंसेक्यूटिव है। बट मैंने कहा ना कि कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं है। कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं है। तो तुम लोग ये समझो कि जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि मैं 1 2 3 4 तो लिख सकता हूँ, बट मैं 2 1 3 4 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। मैं 1 3 4 2 लिख सकता हूँ, बट मैं 2 3 4 1 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। आई कैन नॉट इंटरचेंज द पोजिशंस ऑफ 1 and 2। हाँ, क्या बोल रहे हो पार्थ? So 4 factorial by 3 factorial into 2 factorial. क्या? Sir 4 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. नहीं यार, तो बहुत गलत आंसर। 3 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया उसमें? सर अगर 3 को एक साथ अरेंज करें हम तो। इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से समझो तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि 1 और 2 को आपस में अरेंज नहीं करना है। इसका केवल एक ही अरेंजमेंट हो सकता है, वो ये कि 1 पहले 2 बाद में, 1 पहले 2 बाद में। जबकि 1 और 2 को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज हो सकते थे। 2 वेज हो सकते थे ना, 1 2 2 1, बट अब केवल 1 2 चलेगा। सो योर आंसर इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर इज 12। इतना ही करना है। अब मैंने डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया वो तुम्हें अपने आप समझना चाहिए। और वो क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैंने देखो ये तुम्हें एग्जांपल दिया कि 1 2 3 4 तो एक्सेप्टेबल है, 2 1 3 4 एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 3 4 2 एक्सेप्टेबल है, 2 3 4 1 एक्सेप्टेबल नहीं है। सो एवरी टाइम यू राइट एन एक्सेप्टेबल नंबर, there will be a number, corresponding number which will not be acceptable. मैं एक और दिखाऊं, 1 2 4 3, और यहाँ क्या बनेगा? 1 2 4 3 को अगर तुम 1 2 को इंटरचेंज करो 2 1 4 2 1 4 3, तो क्या ये करस्पॉन्डेंस समझ में आ रहा है? एक एक्सेप्टेबल है, एक नहीं है, एक एक्सेप्टेबल है, एक नहीं है, एक है, एक नहीं है, एक है, एक नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4 फैक्टोरियल, जो टोटल नंबर ऑफ वेज थे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। why are we dividing by 2 factorial? सर Because बिकॉज हर एक सही वाले के लिए उसका एक काउंटर पार्ट है जो गलत है। ये एक तरीका है सोचने का, बट जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट दिया उसको ध्यान से देखो। We have p particular objects which can be arranged in m ways only. So in this question we have 2 particular सर objects यहाँ पे 1 दो and 2 ऑब्जेक्ट्स हैं which एंड can ये be दो वेज arranged objects हैं in 1 one and 2 way only. which can be arranged in only one way. एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन का मैं एक सेकंड पार्ट बनाऊं, और सेकंड पार्ट ये है that 1 comes before 2 and 2 comes, या एक मिनट,
2 comes between 1 and 3. 2 comes between 1 and 3. कौन देगा इसका आंसर? 2 जो है 1 और 3 के बीच में होना चाहिए. मैं तुम्हें एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ. एग्जांपल जैसे कि 1 2 4 3 ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 है. सर 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. हाँ 3 4 2 1 ये भी एक्सेप्टेबल है बिकॉज 3 और 1 के बीच में 2 है. 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा. 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. नीचे 4 फैक्टोरियल मतलब आंसर 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल सर इंटू नीचे 2 फैक्टोरियल. नीचे तो भैया 3 फैक्टोरियल होगा. इंटू 2. सर इंटू 2 फैक्टोरियल. वेरी गुड. अब जरा एक्सप्लेन कर दो उसको. कौन कर रहा है एक्सप्लेन? मैंने तो स्टेटमेंट यूज किया था वो आपने जो पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एम बेस में. ठीक है. सब यहाँ पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और बेस 2 ही है, जैसे 1 और 3 के बीच में या 3 और 1 के बीच में. यहाँ पर 1 2 3 को अरेंज करने के अब 2 ही तरीके हैं. क्या 2 तरीके हैं? या तो ये 1 2 3 होगा या फिर ये 3 2 1. इग्नोरिंग 4. इन 3 की बात कर रहा हूँ. इन 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के अब 2 ही वेज हैं. पहले कितने थे? 6 थे. 6. अब कितने हैं? 2. That's why 4 factorial divided by 3 factorial into 2 यानी कि टोटल 8 नंबर्स बनने वाले हैं. यू कैन वेरीफाई. तुम लिख के काउंट कर सकते हो, देख सकते हो कौन से 8 तरीके हैं. ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं. तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई ये 1 2 3 का ऑर्डर अब फिक्स हो चुका है एक तरीके से कि या तो ये इस ऑर्डर में आएगा या फिर ये इस ऑर्डर में आएगा. अब ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ये एक्सेप्टेबल है बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो जो 4 तरीके हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है और जो 2 तरीके हैं वो हैं. तो हर 6 अरेंजमेंट में से जो 1 2 3 के 6 अरेंजमेंट्स होते हैं 2 एक्सेप्टेबल है और 4 नहीं है. So how will you count? Total divide by 6 multiplied by 2. I think ये क्लीनेस्ट फॉर्म है. ये सबसे इजी फॉर्म है समझने का. अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आना चाहिए भाई कि टोटल 3 फैक्टोरियल वेज थे इन तीनों नंबर्स को अरेंज करने के, जिसमें एक्सेप्टेबल 2 ही तरीके हैं, 1 2 3 और 3 2 1. तो हमने टोटल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, यानी हर 6 अरेंजमेंट को मैंने एक बना दिया. डिवाइड करने मतलब क्या होता है? 6 अरेंजमेंट्स आर कंसिडर्ड एज 1 एंड देन आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 बिकॉज एक नहीं 2 एक्सेप्टेबल. 2 in every 6. I mean सिंपल मैथ्स बोलती है 2 by 6 मतलब 1/3 कर दो उसको. वही चीज लिखी एक तरीके से. ये वही स्टेटमेंट है. डिवीजन प्रिंसिपल. थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ा चीजें क्लियर हुई? अभी ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये एडवांस मेन कैलिबर के क्वेश्चंस हैं. ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस आएंगे आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस होंगे या अपनी टेक्स्ट बुक लेवल के क्वेश्चंस होंगे. तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, है ना. ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे. तो जरा इसको नोट कर लो डिवीजन प्रिंसिपल को. ये वाला एग्जांपल नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं. अगर अभी भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो वेट करो, क्वेश्चंस आएंगे समझ में आएगा. जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करते जाओगे तुम्हें समझ में आती जाएगी कि हम डिवाइड करते क्यों हैं, डिवाइड करने का रीजन क्या है.
हो गया क्यों भाई? हेलो, नीचे एग्जांपल अच्छा एग्जाम्पल जिन लोगों का हो गया है ग्रुप पे और उसके तुरंत जो है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इमेज डालिए, एक स्क्रीनशॉट है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 अभी करना है तुरंत। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं भाई इस शीट के, ठीक है? आंसर्स मैच ना करें तो कोई घबराने की बात नहीं है। 8th क्वेश्चन, और ये लेवल जो है वो एनसीईआरटी है, जेईई में दे रहा हूं। इफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड क्यू, तो 8th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ ऐसा है, ये जो क्यू जो वर्ड है, तो इसके लेटर्स को अरेंज करके अगर वर्ड्स बनाए जाएं, पहला क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे बताओ, कौन बता रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड? सब 5 factorial by 2 factorial into 2 factorial. 5 factorial divided by 2 factorial, यानी कि 30। हाँ, अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे जो दिया हुआ है और जो हमने किया भी हुआ है। अगर इन वर्ड्स को डिक्शनरी में रखा जाए तो क्यू किस पोजीशन पे आएगा? चलो ट्राई करो और आंसर निकालो। इसका आंसर कौन देगा भाई? इसका आंसर सोहम देगा। सोहम, यस सर। चलो सोहम ट्राई करो। क्यू जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? अच्छा कैसे करेंगे सोहम इसको? सर पहले ई वाले ई और क्यू आएंगे। तो पहले हमने ई को फिक्स कर लिया, तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे सोहम? हाउ मेनी? 12 होंगे सर। कैसे किया? सर ई दो यू 2 बार रिपीट हो रहा है तो बाकी 4 आएंगे। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एक ई को हमने फिक्स कर लिया है, तो जो दूसरा ई है वो तो सिंगल बचा ना, वो रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट अब केवल यू हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और ये हो गया 12। तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद डिक्शनरी में क्या आएगा? क्यू। क्यू और क्यू के बाद ई। ई। तो क्यू के बाद ई को फिक्स किया तो इसके तो आगे जाना पड़ेगा। अब कितने वर्ड्स बनेंगे भाई? कितने बनेंगे? 3 अगर बनेंगे। एक, हाँ, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 बनेंगे। और अब हम आ जाएंगे क्यू के बाद यू पे। दूसरी बात है क्यू के बाद यू आएगा और फिर क्या आएगा? ई आएगा। ई क्यू आएगा। फिर क्या आएगा? ई आएगा। वापस से फिर क्या आएगा? यू। तो ये एक वर्ड क्रॉस करने के बाद ये एक वर्ड आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारा जो वर्ड था वो हमको मिल जाएगा। क्या पोजीशन है इसकी? 17। 17। तो आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, 17th पोजीशन पे क्यू होगा। आंसर इज 17। आया तुम लोगों को? हाँ सर। सॉल्व हो गया सभी से? एनसीईआरटी लेवल तुमने क्रॉस कर दिया, शाबाश। चलो एक और क्वेश्चन कर डालो फिर एनसीईआरटी लेवल का। क्वेश्चन नंबर 9,
How many words can be formed using the letters of the word intermediate if no two vowels are together and vowels and consonants are alternate? ये दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स हैं, मतलब सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके बताओ मुझे तरीका सॉल्व करने का। कौन बताएगा? ये बताएगा किसने बहुत दिन से आंसर नहीं दिया? जसित, जसित आएगा ना? जसित बताओ। जसित हाँ सर। है ना? सो तो नहीं गया? अच्छा बताओ फिर कैसे करना है इंटरमीडिएट। सर पहले टोटल निकाल लेते हैं। हाँ पहले लिख लेते हैं कौन कितनी बार है, कहाँ पे है। आई कितनी बार है भाई? 2 बार। आई 2 बार है और टी 3 बार। ई जो है वो 3 बार है। टी भी 2 बार है। टी 2 बार है और बाकी सब एक बार है। बाकी सब हाँ एक बार है। तो बाकी कौन कौन से बचे फिर? एन आर एम, एन आर एम, डी, ए और ए। तो चेक कर लो 2 3 5 2 7 और कितने हो गए? 12। यस सर। 12 ठीक है। अब बताओ फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है वो? फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है, क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में? देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। बंद हो गया मुंह। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। नो टू वॉवेल्स ना? हाँ। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर कौन सी थ्योरी यूज होती है? जब वॉवेल्स एक साथ नहीं आए तो उसके लिए थ्योरी कौन सी यूज होगी? थ्योरी क्या यूज करोगे? कौन सी थ्योरी पढ़ी है हमने ऐसे क्वेश्चंस के लिए? सर नो टू के लिए ना सर गैप मेथड। गैप मेथड कैसे लगाते हैं? गैप मेथड भाई सबसे सर पहले उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो जिन पे कंडीशन नहीं है। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? वो ऑब्जेक्ट्स हैं कॉन्सोनेंट्स। कितने कॉन्सोनेंट्स? टी, टी 2 टी और एन एन। तो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं और 6 जो हैं वो वॉवेल्स हैं। इन 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के वेज कितने होंगे? सर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही। और गैप्स कितने बनेंगे? हाउ मेनी गैप्स? 7। तो उन 7 गैप्स में से हम सेलेक्ट करेंगे कितने गैप्स, या फिर सेलेक्ट क्यों करेंगे? हमने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है ना। हाँ सर। क्या है हमारा फॉर्मूला? 7 गैप्स में फिल करने हैं कितने? अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन होगा, हाँ सर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चीजें आइडेंटिकल हैं। आई 2 टाइम्स है, ई 3 टाइम्स है, ए एक ही बार है। तो वैसे तो आंसर 7p6 होता। 7 गैप्स में 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। बट अब क्या होगा? 7p6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और जो लोग ये वाला पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूं दूसरे तरीके से कि 7c6 कर लिया हमने पहले। व्हाट इज 7c6? 7c6 का मतलब क्या हुआ कि मैंने 7 गैप्स में से कोई 6 गैप सेलेक्ट किए। व्हाई 6? बिकॉज इवेंचुअली हमारे पास 6 ही वॉवेल्स तो हैं। तो अगर 6 वॉवेल्स हैं तो वो 6 गैप्स में तो जाएंगे। अब हमारे पास 6 वॉवेल्स हैं और 6 प्लेसेस, तो आंसर आ जाता सिंपली 6 फैक्टोरियल। बट आंसर अब 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा बिकॉज जो 6 चीजें हम देख रहे हैं उनमें 2 आइडेंटिकल हैं, 3 आइडेंटिकल हैं सेकेंड टाइप की,
एक जो डिफरेंट है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। मोर और लेस आंसर वही है, बस तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये आंसर है इसका, ठीक है? मैच कर रहा है? आंसर कहाँ दिया हुआ है? हाँ सर सही है। हाँ सर। हाँ सर मैच करें। ठीक है। और 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट और इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस क्या होगा? ऑल्टरनेट होने में और गैप मेथड में डिफरेंस क्या होता है? सर वो डिफरेंस बीच वाली जो स्पेसेस है वो खाली नहीं रहेंगी। खाली नहीं हो सकते हैं, यानी कि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, और वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो ये कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल होगा, या फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल से स्टार्ट होकर कॉन्सोनेंट पे एंड होगा, या फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होकर वॉवेल पे एंड होगा। तो कुल मिला के अब अगर तुम 6 कॉन्सोनेंट्स रखते हो, तो अगर इनको तुम्हें ऑल्टरनेट रखना है तो वॉवेल्स के लिए भी 6 गैप्स ही रखने हैं। तो देखो यही दो पॉसिबिलिटीज तो हैं, इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो क्या आंसर आएगा? पहले तुम कॉन्सोनेंट्स रख दो, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कॉन्सोनेंट्स 2 फैक्टोरियल। 2 और अब वॉवेल्स को भी 6 डिफाइंड प्लेसेस पर, कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, 6 ही प्लेसेस है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और सेम आंसर इस पार्ट का आएगा 2 into 6 factorial into 6 factorial divided by 2 factorial 2 factorial 3 factorial। ये आ गया इस पार्ट का आंसर। तो गैप मेथड, ग्रुप मेथड, नंबर फॉर्म करना, सम निकालना, जितने तुमने अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन किए थे, अब तुम इस पार्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। द ओनली चेंज इज कि अब चीजें आइडेंटिकल हो गई, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट से डिवाइड करना होगा, इतना ही चेंज होगा और कुछ नहीं, ठीक है? तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की थ्योरी हुई। एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हारी, ऐसा माना जाता है कि इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, तो वो मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन है भी ठीक ठाक। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ सेकंड पार्ट या फर्स्ट मिसिसिपी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मिसिसिपी वाला, यस। क्या हुआ स्कूल में, कॉलेज में? हाँ सर। यस सर किया। ओके। कितने लेटर का वर्ड बनाया था? 4 या 5? कुछ याद है? सर वो याद नहीं, लेकिन मिसिसिपी याद। मिसिसिपी बस याद है, बाकी तुम सब कुछ मिस कर गए, मिस करके पी गए। कोई बात नहीं, केवल मिसिसिपी याद करने से क्या फायदा है बात? किसी को याद है ऐसा क्वेश्चन क्या था? हाँ सर। टेक्स्ट बुक में क्या क्या क्वेश्चन है? तो अभी हाँ बोल के चुप हो गया, ये सही है? एग्जैक्ट आंसर देता है। नहीं सर, ये याद है कि करा है। मुझे ये याद है कि बस मुझे ये याद है कि कुछ लेकिन ऐसा। मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या याद है। हाँ है ना? बात समझा कि मुझे समझ नहीं मैंने क्या बोला। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हाउ मेनी 4 letter words can be formed using given letters। तो जो लेटर जितनी बार आया है उतनी बार ही यूज किया सकता है। यहाँ पर भी अगर हम लिखें तो देखो आई जो है वो 4 टाइम्स आया है, एस जो है वो 4 टाइम्स आया है, पी जो है वो 2 टाइम्स आया है, और एम जो है वो एक ही बार आया है। सही कहा मैंने? 11 लेटर्स हैं। क्वेश्चन ये है कि 4 लेटर्स के कितने वर्ड्स बन सकते हैं? हाउ मेनी
4-letter words can be formed using these given letters. किया हुआ क्वेश्चन है कॉलेज में, जल्दी बताओ भाई कैसे किया था। शिवेन कैसे करना है उसको? सर पहले तो मतलब टोटल नंबर लिखेंगे, फिर डिवाइड करते 11p4, फिर 11 लेटर्स है ना, 11p4 ऑन 11 लेटर्स और डिवाइड करेंगे on इससे 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial. 4 factorial 4 factorial 2 factorial। आंसर आ गया 11 factorial डिवाइड बाय 7 factorial 4 factorial 4 factorial 2 factorial। हम अगर कैलकुलेट करें इसको तो आएगा 11 10 9 8 डिवाइडेड बाय 24 24 2, तो 8 3 हो गया, ये 2 5 हो गया, 2 तो कटेगा ही, तो आंसर आ गया फ्रैक्शन। इट्स लाइक मेरे पास 3.25 मेथड है, 3.5 मेथड है, ऐसा तो होता नहीं। केसेस बनाने पड़ेंगे कि मेथड ये दो मतलब जैसे 4 साथ में लिए या चारों डिस्टिंक्ट है। तो मिस्टेक यहाँ पर क्या हुई प्रतीक्षा, जो उसने बोला इसमें तुम्हें क्या मिस्टेक नजर आ रही है जो उसने ये मेथड हमें पता नहीं ना कि वो 4 में से कौन से चूज हुए हैं। अगर MSIP चूज हो गया तो वो नीचे का यूजलेस हो जाएगा। सबसे पहली बात तो तुम्हें 4 लेटर्स को ही अरेंज करना था, तो तुम डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैसे कर सकते हो? पैरानॉइड हो चुके हो तुम, पहले से ही डिवाइड करके चल रहे हो। चलो भाई पहले ही डिवाइड कर देते हैं क्योंकि चीजें आइडेंटिकल आ गई। अरे अल्टीमेटली 4 ही चीजें तो अरेंज हो रही हैं, 11 थोड़ी ना हो रही है। अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा होता कि 11 की 11 चीजें अरेंज करनी है, तब तुम्हारा आंसर होता 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस फैक्टोरियल, तो आंसर सही होता। अभी ये आंसर सही क्यों नहीं है? बिकॉज वो 4 चीजें मैंने यूज की हैं, उन 4 चीजों में कितनी आइडेंटिकल है कितनी नहीं है मुझे क्या पता। फॉर एग्जाम्पल मैंने M चूज कर लिया, एक S चूज कर लिया, I चूज कर लिया, P चूज कर लिया। अब क्या किसी भी चीज से डिवाइड करने की जरूरत है? अरे चारों डिस्टिंक्ट है भैया। MSIP से कितने वर्ड बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। डिवाइड करने की जरूरत आई क्या? नहीं। तो ये तुम्हारा क्या बहुत लोगों का ये मतलब एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। शिवन क्या स्कूल में हुआ नहीं क्या PNC? सर हुआ था बट मैं सब कुछ और कर रहा था मतलब। तो ये क्वेश्चन जो है वो लोगों को याद रहता है बिकॉज ये क्वेश्चन सबसे लेंथी क्वेश्चन है स्कूल की टेक्स्ट बुक का। बाकी चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो 4 लेटर्स हमको लेने हैं, उन 4 लेटर्स में कितने लेटर्स आइडेंटिकल है हमें क्या पता। जितने आइडेंटिकल होंगे उस अरेंजमेंट में उस फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यहां पर फिलहाल तो तुम्हारे लेवल पर एक ही तरीका है, वो है केसेस फॉर्म करना। केसेस फॉर्म करना पड़ेगा। और केसेस फॉर्म करने का बेसिस क्या होगा? व्हाट इज द बेस ऑफ द केस? रिपीटेड और डिस्टिंक्ट। हाउ मेनी, भाई जो परेशानी है भाई केस हम बना क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे सिलेक्शन में कुछ रिपीटिशंस आ सकते हैं, कितने आ रहे हैं हमको पता नहीं, तो उन्हीं को उसी चीज को बेस बनाकर केस बना लो। जैसे कि केस नंबर 1, ऑल 4 आइडेंटिकल। और अभी भी ये इतना आसान नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, हर एक केस की कहानी सुनना भाई। चलो अब इसको कौन ट्राई करेगा भाई? इस केस में कौन ट्राई करने वाला है? खुशी। ऑल 4 आइडेंटिकल। सर खुशी खुशी है ना? सर एक सेकंड में सॉल्व कर। नहीं सॉल्व मत करो, बातचीत करो, डिस्कशन करो। ऑल 4 आइडेंटिकल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है सारे लेटर्स। मैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 आइडेंटिकल लेटर्स लेकर तुम कितने वर्ड बना सकती हो? तुम्हारे सामने लेटर्स लिखे हुए हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ द कंडीशन इज
that all 4 letters must be identical, same. सर 2 2 कैसे? सर I और S भी हो सकता है. यहाँ पर हमारे पास apparently we have only 2 groups, group I, group S, जो हमको 4 आइडेंटिकल लेटर दे सकता है, और भी ग्रुप तो है ही नहीं. तो तुमने जो आंसर 2 दिया है, मैं उसको थोड़ा मैथमेटिकल कर रहा हूँ. 2C1, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज 2C1? 2C1 क्यों लिखा मैंने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2C1? सर 2 में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं. सर हम 4 आई को एक एंटिटी अज्यूम कर रहे हैं और 4 इसको एक एंटिटी अज्यूम कर रहे हैं. हाँ सर. एंड देन उसमें से वर्ड फॉर्म कर रहे हैं. हाँ. कहा ना, एस ग्रुप, आई ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स में से मैं कोई एक ग्रुप चूज कर रहा हूँ. ग्रुप कितने लेटर्स है उसमें? 4, मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल. ये क्या है? ये मैंने क्यों लिखा? 4 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों के चारों आइडेंटिकल है. हाँ, 4 लेटर्स को अरेंज करने के वेज होते 4 फैक्टोरियल, बट अब कितने हैं? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, बिकॉज जो चारों हैं वो आइडेंटिकल हैं. तो आंसर तुमने सही दिया था, 2 दिया था, बट मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके उसको 2 मैंने क्या. रीजन क्या है कॉम्प्लिकेट करने का? कि हर बार ये काउंटिंग इतनी इजी नहीं होगी, तो तुम्हें हेल्प करने वाली यही चीज जो मैंने लिखी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? चलो, केस 2 क्या बनाया जाए बताओ. 4 आइडेंटिकल हो चुका है, तो अब बनाते हैं 3 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट. चलो बताओ, सबसे पहले 3 आइडेंटिकल मतलब क्या है? ऐसे मान लो I और एक अलग, यानी कि M. IM एक और है. तो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने वर्ड्स तुम बना सकते हो? कौन ट्राई करेगा भाई? कोई है जो ट्राई करना चाहता है? So 2C1 into 3C1 into 4 factorial upon 3 factorial. 2C1, एक्सप्लेन करो 2C1 को. Sir 2C1 like sir I को एक entity रखेंगे तो 2C1. Because we have only 2 groups which can give us 3 letters, triple I, triple S. 2 ही ग्रुप्स है हमारे पास ना, तो उन 2 में से कोई एक ग्रुप हमने चूज कर लिया 2C1. अब जो एक डिस्टिंक्ट आने वाला है, तो भाई हम या तो I चूज कर चुके हैं या फिर हम S चूज कर चुके हैं, तो उसकी चॉइस खत्म हो गई, एक चॉइस खत्म हो गई. अब एक लेटर जो तुम्हें चूज करना है, उसके लिए तुम्हारे पास चॉइस कितनी है? 3. तो 3C1 कर लिया. और अब तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? है सिमिलरली एस ग्रुप है, तो उसको सर अब अरेंज करेंगे. हमने चूज तो कर लिया. अब तुम्हारे पास है 3 आइडेंटिकल लेटर्स और एक अलग लेटर, तो उनको अरेंज करने के वेज होंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 factorial. And answer is 20. चलो, केस 3 बताओ भाई. केस 3 सम्यक है क्या? सम्यक. सम्यक है ना? सम्यक. अरे यार, कहाँ तुम लोग ब्रेक लेके चले जाते हैं यार. अगली बार से लोग ब्रेक जो है बिना पूछे के गया. तो थर्ड केस में शायद सब केसेस बनाने पड़ेंगे. सर इसके 2 सब केसेस बन. चलो भाई तरुण, अगला केस बताओ मैं क्या लिखूं. तरुण, अरे ये क्या हो रहा है अभी? तरुण. Sir, 2 identical, 2 distinct. 2 identical, नहीं मैं ये लिख रहा हूँ 2 identical of one type
वो भी तुम्हारा वर्ब लिख लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। एंड टू आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड टाइप, मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आई एस मतलब दो लेटर्स हमको यूज करने हैं और दोनों आइडेंटिकल रहे। अब बताओ ऐसे कितने वर्ड्स बनने वाले हैं, इस ग्रुप में कितने वर्ड्स होंगे, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल, बताइए आप लोग। 3C1 into 2C1 into 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial। बताओ भाई, क्या ये बात सही है जो तरुण बोल रहा है, क्या ये सही है या यहाँ पर कुछ मिस्टेक है? सर SI भी हो सकता है, IS भी हो सकता है, वो आई थिंक मिस हो गया। मतलब तुम्हें इस फॉर्मूले पे यकीन नहीं है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तुम्हें मतलब इस पे जो है फेथ ट्रस्ट बिल्कुल रह नहीं गया, तुम्हारे हिसाब से मिस हो जाएगा है? अरे यार अरेंज करने के वेज तो हम पहले ही अब डिक्लेयर कर चुके हैं, इसको जो है पढ़ चुके हैं ना, तुम्हारे हिसाब से मिस हो जाएगा। IISS 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है ना, देखो यहाँ पे 6 वेज है कि नहीं, ISIS ISSI 3 ही हो गए। अब ऐसे स्टार्ट कर लो, SSII SISI SIIS, 6 ही तो आ रहे हैं, और कुछ बन सकता है क्या? तो भैया फॉर्मूले जो हमने डिराइव किए हैं वो तो सही डिराइव किए हैं, गलत कैसे हो सकते हैं वो? सर आई थिंक ये तो गलत हो ही नहीं सकता सर। उसके लिए आई थिंक सो 3C2 होगा, क्योंकि हम 3 में से 2 चूज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जो मिस्टेक तरुण की हुई है, फिर से एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, 3C1 into 2C1। तरुण तुमने 3C1 into 2C1 क्यों बोला था, बताओ? क्योंकि दो डिस्टिंक्ट चाहिए थे ना, 2 टाइप के। हाँ मतलब एक टाइप के 2 चाहिए थे, एक टाइप के 2 चाहिए थे, ऐसे 3 ही ग्रुप हैं हमारे पास, I वाला ग्रुप है, S वाला ग्रुप है, P वाला ग्रुप है। तो उसने पहले 3 में से कोई एक ग्रुप चूज कर लिया और फिर उसने जो बचे हुए 2 थे उनमें से कोई एक ग्रुप चूज कर लिया, लेकिन ये करना नहीं था। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने पहले II चूज किया, बाद में SS चूज किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले उसने SS चूज किया और बाद में II चूज किया, तो क्या तुमने कुछ अलग चूज कर लिया? चूज तो वही 4 लेटर्स हुए हैं ना, ये अल्टीमेटली सिलेक्शन तो सेम ही हुआ ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों आइडेंटिकल सिलेक्शंस हैं, इनको एक ही कंसिडर किया जाएगा। That's why it is not 3C1 into 2C1, it is 3C2। 3 ग्रुप्स में से कोई भी 2 ग्रुप चूज कर लो, और तो बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका आंसर 6 आता है और इसका आंसर 3 आता है, ये by 2। इसको अगर अभी भी लोगों को कुछ तकलीफ हो रही हो, तुम्हारी क्लास में 25 बच्चे हैं और मैंने कहा कि सेलेक्ट टू, तो आंसर होगा 25C2। बट मैंने कहा कि मैं भैया पहले एक को सिलेक्ट करूंगा, कोई एक सेलेक्ट हो गया तो अब जो बचे हैं 24 लोग, उनमें से एक को और सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी काम हो गया। तो दोनों सेम होने चाहिए, नहीं दोनों सेम नहीं है। ये दोनों बहुत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है भाई? क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जहां पहले में हम 2 को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे में राइट हैंड साइड में हम एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं। और एक एक करके सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? पहले A सेलेक्ट हुआ, बाद में B सेलेक्ट हुआ, या पहले B सेलेक्ट हुआ बाद में A सेलेक्ट हुआ, ये मैटर कर जाएगा, अरेंजमेंट मैटर कर जाएगा। इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। 25C2 is 25 into 24 divided by 2 factorial।
तो ध्यान रहे कि केस 3 में कॉमन मिस्टेक है, लोग 3C2 की जगह पर 3C1 इंटू 2C1 कर देते हैं, तो मत करना। और क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 18। अरे बात समझ में आ रही है कि मैं बस बोले जा रहा हूँ? जो बोल रहा हूँ बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस केस 4 क्या बनाया जाए अभी? बताओ केस 4 क्या है? सम्यक identical, आया कि two नहीं आया? identical and two distinct. अरे ये सम्यक आया कि नहीं भाई? हाँ सर आया। कहाँ चला गया सम्यक? सर सर हेडफोन फुटबॉल खेलने चला गया था ना तू? डिस्चार्ज हो गया था। हाँ क्या? हेडफोन डिस्चार्ज हो गया था, तो कौन सी टैब पे हो कि मोबाइल पे हो? फोन पर। तो अच्छा, तो बिना हेडफोन की तरह माइक ही चलता फोन पे है? सर लेने गया था हेडफोन, सुनाई नहीं दिया। आप अभी सुनाई दिया, आप बुला रहे हो। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि तू था ही नहीं यहाँ पर, अब हेडफोन लेने चला गया। सब रेडी होके बैठा कर बेटा। केस 4 क्या बनेगा? केस 4 बनेगा 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट। बताओ तूलिका, तूलिका ट्राई करो उसको, केस 4 को। 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट। सर पहले हम करेंगे सिलेक्शन, बाद में करेंगे अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो फॉर्मूला है, तो उसमें कोई डाउट है नहीं, बस सिलेक्शन वाली बात है। 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट। This is taking more time than usual. 2C1 Why 2C1? Why? सर 2 लेटर्स हैं जो नहीं सर, नहीं सॉरी सर, 3C1। Yes. 3C1 and then come on, speed up और जल्दी जल्दी करो, बहुत टाइम हो रहा है। 3C1 into 2 distinct। 3C1 because you wanted to take 2 identical letters, so you have 3 options, II, SS और PP। अब क्या? 3C2। Explain। सर और 3 लेटर्स हैं, मतलब 3 ही डिस्टिंक्ट बचते हैं, सही बात है। हाँ सर। एक ग्रुप अगर हमने चूज कर लिया, 3 डिस्टिंक्ट बचते हैं, उसमें 2 हमने सेलेक्ट कर। वेरी गुड। एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर पॉसिबल अरेंजमेंट, जो कि होंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया इसका आंसर? कितना आ गया? 108। चेक करो, सही है? नहीं Yes sir. सही है। और अब आ गए हम लास्ट केस में। अब बस जल्दी करो यार, बोरिंग हो गया, बस जल्दी करो। 5th केस क्या है? जल्दी बताओ। 5th केस 4 डिस्टिंक्ट। All distinct. 4 डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट। क्या आंसर आएगा इसका? 4 फैक्टोरियल। 4 factorial. Because we have 4 distinct objects, 4C4 into 4 factorial, answer is 24. And finally, जो टोटल नंबर्स बनने वाले हैं वो होगा इसका सम। क्या है इसका सम? 132, 140, 150, 176 है ना? 176 वर्ड्स। तो मेहनत का फल 176 होता है ना? 5 केसेस बनाकर हमने आंसर निकाला है, और ये केस पर केस बन सकता है जैसे तुम उसको पढ़ाते जाओगे। 4 की जगह मान लो 5 लेटर वर्ड होता और केस बन जाते, बट मैनेजेबल है। और तुम कहोगे बेटर मेथड है कि नहीं? बेटर मेथड है। बताऊंगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं है। अगर
अगर तुम वहां तक लेवल अप करोगे तो तुम्हें डिस्कस करा जाएगा इसका बेटर मेथड क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए 176, ठीक है ना? नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। ठीक, ओके। क्रिकेट कौन खेलता है यहाँ पर? कोई खेलता है क्या? यस सर। अरे कोई क्रिकेट खेलता है तुम लोगों में? कौन खेलता है? किसकी आवाज है ये? सर मैं आर्यन। पार्थ खेलता है? अच्छा आर्यन खेलता है। सर खेलता था, आर्यन 1 साल हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो सबको ही हो गया 1 साल खेले हुए। तो आर्यन, तुम्हें क्रिकेट तुम्हें खेलना नहीं है, तुम्हें खिलाना है, मतलब तुम जो है प्लेयर नहीं हो, तुम कोच हो। तो आर्यन, यू आर अपॉइंटेड एज कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऑफिशियली, ओके, आज से। और तुम्हें क्या करना है, आज तुम्हारा पहला काम ये है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन क्रिकेट टीम की, रोहित शर्मा है नहीं हमारे पास, तुम्हें बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है। बैटिंग ऑर्डर ऑफ 11 प्लेयर्स। बैटिंग ऑर्डर मतलब जो लिस्ट बनती है ना, कि पहला बैट्समैन कौन, दूसरा बैट्समैन कौन, तीसरा बैट्समैन कौन, 11th बैट्समैन कौन, अज्यूमिंग नो टू प्लेयर्स आर आइडेंटिकल। जैसे हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग लोग हैं। तो बैटिंग ऑर्डर ऑफ 11 प्लेयर्स। In how many ways we can decide the batting order of 11 players if Rohit wants to bat before Kohli and Kohli wants to bat before Anushka, नहीं, पांड्या। तो अरे इतना आसानी से काम नहीं होने वाला भाई, तुम कोच तो बन गए, लेकिन यहाँ दिक्कतें हैं टीम में। रोहित और कोहली की जनती, रोहित कह रहा है कि भैया बैटिंग तो मैं कोहली के पहले ही करूंगा, और पहले कहाँ पे करूंगा, ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली पहले करूंगा। मान लो तुमने कोहली को खिला दिया 6ठे नंबर पे, यहाँ पे कोहली आ रहा है, तो अब रोहित शर्मा ये कह रहा है कि मुझे तुम 1 to 5 कहीं भी डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कोहली के पहले आना है। जैसे मान लो तुमने शर्मा को यहाँ डाल दिया, शर्मा 2nd पोजीशन पे है, तो शर्मा जब 2nd पोजीशन पे है तो वो खुश है, क्योंकि वो कोहली के तो ऊपर है, और कोहली खुश है अगर वो पांड्या के ऊपर है। मान लो तुमने पांड्या को 11th पोजीशन भेजा, चांस की बात है, तो कोहली अगर 6th पे भी है, 7th पे भी है, 8th 9th कहीं भी है, वो खुश है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है। कोहली वांट्स टू बैट बिफोर पांड्या। आर्यन, आर्यन चला गया क्या, जॉब छोड़ दी? हूँ सर। अच्छा, तो आर्यन बताओ, in how many ways you can decide the batting order of these 11 players? 11 factorial by 2 factorial into 11 factorial by 2 factorial. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। 11 factorial divided by 2 factorial into 11 factorial by 2 factorial, ये क्या है, एक्सप्लेन करो आर्यन, क्या मतलब है इसका? सर 11 factorial टोटल, एंड रोहित और कोहली के केस में उन दोनों को साथ मतलब ऊपर नीचे करना है, सो 2 factorial into there is only one way. तुमने 2 factorial बिल्कुल सही है, और अब तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया और तुम फिर से 11 लोगों को अरेंज करने बैठ गए। लॉजिक लगाओ ना यार, इनटू का मतलब होता है एंड। तो अगर मैं तुम्हारे आंसर को इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, आई हैव अरेंज्ड 11 प्लेयर्स विद द कंडीशन दैट कोहली रोहित वांट्स टू बैट बिफोर कोहली, तो 11 factorial by 2 factorial सही है तुम्हारा आंसर। And I am arranging 11 players again. Am I doing that? 11 players अरेंज करने के बाद मैं दोबारा अरेंज करूंगा उनको, क्यों भाई? अब कौन से, क्या इंडिया की दूसरी बनानी है क्या अभी, इंडिया ए इंडिया बी? तो ये आंसर इसलिए गलत हो गया बिकॉज तुमने 11 factorial दो बार लिख दिया है।
अरेंज तो एक ही बार करना है ना। चलो कौन करेगा भी इसको रेक्टिफाई, आंसर कौन देगा? सर क्या 11 आंसर इज फैक्टोरियल का 3 into 1 11 factorial by 3 factorial is your answer. A very simple one. And here we have entered into the territory of JEE, main advanced जो भी मान लो कि यहाँ पर हमने आइडेंटिकल वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया है, कोई चीज आइडेंटिकल नहीं है, बट कहीं ना कहीं थियरी उसी से रिलेटेड है। कैसे? इन तीनों लोगों को देखो, The three objects can be इन arranged in तीनों, only one way. यस, इन तीनों को अरेंज करने का एक ही तरीका है कि पहले शर्मा फिर कोहली फिर पांड्या। पांड्या कोहली के पैर नहीं आएगा, कोहली शर्मा के पैर नहीं आएगा, तो और कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम इनको अरेंज कर सकते विदाउट एनी कंडीशन, अगर इनको अरेंज कर सकते तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेज होते। सो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 करने की जरूरत है नहीं। तो सिमिलर टू द क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले 1 2 3 मैंने तुम्हें एग्जांपल, ये वाले जो एग्जांपल्स दिए थे, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। बिकॉज देयर इज अ कंडीशन ऑन 3 players that they cannot be arranged among themselves। इन 3 प्लेयर्स को आपस में अरेंज नहीं किया जा सकता, तो उनके अरेंजमेंट के वे से डिवाइड करना है, नॉट सब्ट्रैक्शन। अब इसी आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और तरीका तुम्हें बता सकता हूं। You can go for 11C3. What is 11C3? Tell me, what is 11C3? What I'm doing? Am I selecting 3 players? No, I'm selecting 3 positions. 11C3 से I have selected 3 positions. Let's say मैंने second place select किया, 6th place को select किया, 11th place को select किया। Think as a coach. ये 3 गधे तुम्हारे सामने कंडीशन लेके आए हैं, तुमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं 3 स्पॉट्स पहले फिक्स कर लेते हैं। 11C3 वेज है हमारे पास वो 3 स्पॉट फिक्स करने के। फॉर एग्जांपल 2nd, 6th, 11th, और तुमने उनको दे दिया, लो भाई ले जाओ, जिसको जहां बैटिंग करनी कर लो। तो अपने आप जो है 2nd वाले स्पॉट पे शर्मा आ जाएगा, 6th वाले स्पॉट पे कोहली आ जाएगा, 11th वाले स्पॉट पे पांड्या आ जाएगा। और एक बार ये 3 लोग अपने अपने स्पॉट्स पे चले गए तो जो बचे हुए बेचारे 8 प्लेयर्स हैं, उन्होंने तो कोई कंडीशन लगाई नहीं है, वो तो अपने 8 के 8 कहीं भी आ सकते हैं। 8 places, 8 players can be arranged in 8 factorial ways. 11C3 into 8 factorial, if you calculate, is same 11 factorial divided by 3 factorial, है कि नहीं? बताओ। और समझने के लिए अगर तुम चाहो तो एक और तरीके से समझा सकता हूं कि हमारा जो आंसर है वो है 11P8। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि क्यों आंसर 11P8 है? Why our answer is 11P8? सर हम 3 को फिक्स कर दिया और 8 को परम्यूट कर रहे हैं, मतलब 8 को अरेंज कर रहे हैं। हमने 3 को इग्नोर मार दिया, जब हमने 8 को अरेंज फिक्स कर दिया। मतलब हम जब 11 पोजीशंस पे 8 को अरेंज करेंगे तो 3 पोजीशंस बचेंगी ना भाई। तो जो 3 पोजीशंस बचेंगी उस पे अब इन तीनों को अगर बैठाया जाए, अरेंज किया जाए, तो एक ही तरीके से अरेंज करना है। सबसे ऊपर वाली पे शर्मा, बीच वाली पे कोहली, तीसरे वाले पे पांड्या। ये भी आंसर हो जाएगा। तो दिमाग में जो भी तरीका है अगर लॉजिकली करेक्ट है तो आंसर तो सही आ ही जाएगा। Meanwhile, this one is better to think कि हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। हम 3 फैक्टोरियल डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के वेज अब चेंज हो चुके हैं, अब एक ही तरीके से अरेंज किया जा सकता है। That's right. ठीक है, नोट करो। In how many ways batting order of 11 players can be decided if this condition? Rohit before Kohli and Kohli before Pandya.
नोट कर लो इधर। यू नो व्हाट, देयर इज नॉट टू, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। आई मीन कंटेंट जो मैंने कहा ही था कि दोनों बैचेस में सेम ही चलेगा। इवनिंग बैच मॉर्निंग बैच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कुछ खास होता भी नहीं है वैसे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है रिस्पॉन्स टाइम में होता है, वो आ नहीं रहा है। आना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो, हाँ ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज कुछ बच्चों को, जैसे मान लो खुशी एंड खुशी's dad and then Tarun and Tarun's dad and Chatal and Chatal's dad, इतने बहुत हैं। तो इन लोगों को जो है केपी सर ने बुला लिया कि भाई आज तुम्हारी कंप्लेन करनी है तुम्हारे पेरेंट्स से। So 6 persons will meet KP sir one after other, one by one. In how many ways they can meet? In how many ways they can meet if no student meets sir before his or her dad? कहने मतलब कि मान लो पहले जो है खुशी के डैड लेते हैं, आवाज लैग हो रही है डैड लेते हैं सर आवाज लैग हो रही है। और मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आवाज at any position but after her dad, after दो बार हो गया। कुछ ऐसा है। तो आंसर तुम तीनों में से कोई दो भाई, मीटिंग तुम लोग कर रहे हो। सर एक बार में एक ही मिल सकते हैं। 1 by 1, yes, 1 by 1, हाँ सही आंसर है। बट इन तीनों में से कोई आंसर तो अच्छा रहेगा। खुशी, तरुण और चातु। खुशी, तरुण और चातुल में से कोई आंसर देगा तो हमें खुशी होगी। सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू कुछ इंटू भी है, केवल 3 फैक्टोरियल। ओके ओके, टेक योर टाइम, आराम से। चादल, अब लग रहा भाई तुम लोग की मीटिंग करानी पड़ेगी है। चलो मैं बुलाता हूँ केपी सर को, तभी तुम्हें समझ आएगा मीटिंग कितने तरीके से हो सकती है, करके देखनी पड़ेगी है। Come on. सर आइंस्टाइन प्रैक्टिकल लर्निंग में बिलीव, सर आइंस्टाइन प्रैक्टिकल लर्निंग में बिलीव करता था। हाँ सर। तभी तो उसकी मैथ्स अच्छी नहीं थी।
नॉट गुड इन मैथ्स, नॉट गुड इन, आई मीन मैथमेटिशियंस की कैटेगरी से अगर कंपेयर किया जाए तो। बताओ यार, कौन बता रहा है? प्रतीक्षा, क्या आंसर होगा? सर के और मतलब वो दो का अरेंजमेंट फिक्स हो जाएगा तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। करेक्ट। 90 आ जाएगा। ये आंसर है भाई। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आंसर इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 व्हाई 2 फैक्टोरियल? बिकॉज हम डैड और ये बच्चे को दो तरीके से अरेंज 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते थे, जो कि अब नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज डैड कम्स बिफोर द किड, तो एक ही तरीका है उसको अरेंज करने का। एंड वी हैव 3 such pairs. That's why 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. And your answer is 9. Good. Very good. नोट कर लो भाई। अब सोचो किसी को ये बात नहीं पता होती और वो जो है केसेस बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता, तो कितना दुख और दर्द पहुंचता उसकी लाइफ में। सोचो, तुम केस बना के करोगे उस क्वेश्चन को? कैसे केस बनाओगे बताओ? इस क्वेश्चन को अगर मैं केस बना के सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे बनाऊंगा? सर पहले सारे पेरेंट्स को ग्रुप कर देंगे, उनको फर्स्ट रख देंगे, फिर 2 पेरेंट्स को, 1 पेरेंट को। यार कैसी ग्रुपिंग तेरे को पसंद आ गई है? क्यों ग्रुप कर देंगे यार? है? किसने कहा कि पेरेंट्स को पहले ही भेज देना, तीनों को पहले भेज देना? सर बट फिर चांस है कि बच्चे आ जाएंगे ना पहले। यार ये देखो, 2 पेरेंट गए तो एक बाद में चले गए, ये भी तो हो सकता है। एक पेरेंट पहले चले जाए, ये भी तो हो सकता है। तीनों एक साथ क्यों जाएंगे भाई? मतलब तुम जो कह रहे हो, दिस इज वन ऑफ द केसेस। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, ये कि 3 पेरेंट साथ में, 2 पेरेंट साथ में, 1 पेरेंट साथ में, देन ऐसे एक पेरेंट साथ में, मतलब अकेले अकेले। मतलब बहुत सारे केस बनेंगे अगर तुम ऐसे करोगे ना, तो तीनों एक साथ, 2 एक साथ, एक अलग, एक अलग, 2 एक साथ, तीनों अलग, और फिर उसकी काउंटिंग। तो ये बहुत लफड़े वाला काम है, इतना आसान नहीं। सर हम 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3c1 नहीं कर सकते सर? रॉन्ग है आंसर। लाइक नहीं, बट क्या है तो बताओ। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3c1। पहले तो बताओ कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों किया? सर क्योंकि 6 में से 3 नहीं सर, नहीं, ये रॉन्ग। लॉजिक गलत हो गया ना। 3 कुछ नहीं है, जो है वो 2 है। कंडीशन 2 पे है, 3 पे नहीं है। ऑलराइट, एक्सप्लेन करने के लिए एक और क्वेश्चन है। सपोज देयर इज मिस्टर स्पाइडर. Mr. Spider wants to wear 8 socks and 8 shoes. 8 होते हैं कि 6 होते हैं भाई स्पाइडर के पैर? हैं? 8 ही होते हैं? हाँ सर 8 ही होते हैं। 8 होते हैं ना? गलत तो नहीं सोचूंगा, बायोलॉजी वीक है भाई, देख लो। Anyways, कोई भी स्पाइडर हो सकता है। Mr. Spider wants to wear 8 socks and 8 shoes in his 8 legs. ठीक है? And each leg is assigned to a particular shoe and sock. ये मैं इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सॉक कहीं पहन लो। जैसे तुम्हारे पैर हैं, अब तुम लेफ्ट वाला सॉक लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला शू लेफ्ट वाले पैर में, राइट वाला शू, अगर तुम सैनिटी और मतलब ठीक ठाक दिमाग वाला काम कर रहा है तो ऐसे ही करोगे।
तो वैसे जो मिस्टर स्पाइडर है, तो मिस्टर स्पाइडर के 8 लेग हैं, तो जो 8 में जो पहला है उसी में तुम्हें जो शू 1 है और सॉक 1 है वो उसी में जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो सॉक 1 है वो लेग 2 में चला जाए। समझ में आ रही है कि असाइंड है, ये पर्टिकुलर है कि लेग 1 में पहला शू पहला सॉक, लेग 2 में दूसरा शू और दूसरा सॉक है ना। सो ईच लेग, क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज मतलब ऑर्डर ऑफ शूज एंड सॉक्स he can wear them. Sir, 16 factorial upon 2 factorial 2 factorial 8 times. ये नीचे जो 2 factorial है वो 8 times. इतना बड़ा क्वेश्चन उतना ही वेरी नाइस। और इसका रीजन सर दो रीजन क्या है इसका? शू एक सॉक एक, तो उनको काइंड ऑफ आइडेंटिकल ट्रीट कर लेंगे हम, और 8 पैर हैं तो वो 8 टाइम्स आ जाएगा नीचे, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 16 है। नहीं हम 2 फैक्टर्स डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? सर 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो साथ में आ सकते हैं, जैसे शू 1 सॉक 1, शू 2 सॉक 2, ये साथ में नहीं आ सकते, उनको अरेंज नहीं किया जा सकता। वही पहले सॉक पहनना पड़ेगा, उसके बाद ही शू पहन सकते हैं। तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, पहले सॉक फिर शू। तो इसको आपस में अरेंज नहीं किया सकता, हम पहले शू और बाद में सॉक नहीं पहन सकते। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड बाय 2 factorial 2 factorial 2 factorial 8 टाइम्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? ऑर्डर मतलब क्या है भाई? मिस्टर स्पाइडर हो सकता है कि पहले सॉक 8 पहन ले, फिर सॉक 7 पहन ले, फिर शू 8 पहन ले, फिर सॉक 1 पहन ले। तो दिस इज वन पर्टिकुलर ऑर्डर। हाउ मेनी सच ऑर्डर्स आर पॉसिबल? आंसर इज 16 factorial divided by 2 power 8. That's it. In how many ways you can wear your shoes and socks? क्या आंसर आएगा? Assuming you have 2 legs. Factorial by 2 factorial square. 2 square. 2 factorial into 2. 4 factorial divided by 2 factorial 2 factorial. Answer is 6. कभी सोचा है? 6 तरीके से तुम जूते मुझे पहन सकते हो, कभी सोचा तुम लाइफ में? कभी सोचा ही नहीं होगा। कहा ना, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, डेली होती हैं, बट तुम्हें प्रॉब्लम दिखती कहाँ है? तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम दिखनी ही चाहिए, प्रॉब्लम फ्री लाइफ जो तो फिलहाल इतने रखते हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल्स लास्ट में 2-3 दिए हैं उसको एक बार देख लेना, केवल देख लेना, इनको देखना ही सफिशिएंट है, बिकॉज ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूले से लिंक्ड नहीं है, बट उसी थियरी पे बेस्ड है जो हमने आज पढ़ी। बिकॉज जो उसका जेनरिक फॉर्म है वो है डिवीजन प्रिंसिपल, टू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स which is to be ignored, जिसको हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, जिस अरेंजमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दो। चाहे वो 3 फैक्टोरियल हो किसी एग्जांपल में, वो या 6 फैक्टोरियल हो, तो जिन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट फिक्स हो चुका है कि भाई उसको आप इतने तरीके से ही अरेंज कर सकते हो, उसके एक्चुअल अरेंजमेंट से डिवाइड करो, और उसके बाद जो न्यू वेज ऑफ अरेंजमेंट है उससे मल्टीप्लाई करो। दिस इज डिवीजन प्रिंसिपल। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही है आज की क्लास में, इतना बहुत क्यों? ठीक है ना, समझ में? Yes, sir. यस सर। सर आपकी आवाज एक्चुअली जाती रहती है बीच बीच में। अच्छा, मेरी आवाज चली आती है, चलो ठीक है। और तैयारी होगी पार्टिस की? सर जो आपने स्टार्टिंग में काउंट करना सिखाया था रेक्टेंगल, वो तो एक स्क्वायर था ना पूरा, लेकिन अगर थोड़ा सा अनइवन स्क्वायर होता तो?
मतलब तुम कह रहे हो कि सारे ब्लॉक्स अलग टाइप के हैं, क्या कहना चाहते हो? नहीं सर, जैसे चेस बोर्ड में 8x8 का बोर्ड होता है, सारे स्क्वायर आइडेंटिकल होते हैं, छोटे छोटे छोटे। अब तुम क्या चेंज करना चाहते हो उसमें, बताओ? सर जैसे सीढ़ियों आइडेंटिकल को मतलब क्या? साइड से देखते हैं तो वो कुछ ऐसा शेप बनता है ना, अलग अलग। सीढ़ियों क्या देखते हैं? सर जैसे आप डायगोनल के 2 ब्लॉक हटा दो या वैसे। और अच्छा, तुम कह रहे हो कि रेक्टेंगल या स्क्वायर न जाए, कुछ अजीब सी शेप हो जाए, वैसा कह रहे हो? हाँ हाँ, तो जो हमने हिस्सा हटाया है इसको हम करेंगे इंक्लूजन। अब तुमने कितने हिस्से हटाए हैं? तुमने, मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने रेक्टेंगल में छेड़छाड़ की है, रेक्टेंगल में से कुछ पार्ट को हटा दिया, फिर 10 हटा दिया, फिर बीच में से कुछ स्क्वायर हटा दिया। तो जो शेप बचेगी उसमें कितने रेक्टेंगल्स होंगे तुम्हें कैलकुलेट करना है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। तो उसको सिखाया जाएगा, वेट करो, ठीक है? उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट मैं पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। तो जब जिस दिन हम उसको पढ़ेंगे वो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए ये बताओ, कल एक डाउट क्लास है, उसमें क्या करना है? सर बाइनोमियल के